तानाशाह का हथरेक जैसा होता है, उनको छोड़ के भागना पड़ता है। कल श्रीलंका में था, जिस दिन भीम आर्मी के लोग अनुशासन में तैयार हो जाएंगे, ये भारत में भी होगा, आप देख लेना। उस दिन ये दिल्ली भी नीली होगी और दिल्ली की गद्दी पे भी पंचशील और नीला झंडा फहराया जाएगा, मेरा वादा आपको। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में और ये स्टेडियम जो खचाखच इस वक्त भरा है, इसकी वजह है कि आज यहाँ भीम आर्मी का 7वां स्थापना दिवस और पहला राष्ट्रीय अधिवेशन मनाया जा रहा है। ये वही भीम आर्मी है जिसने 21 जुलाई 2015 को अपनी नींव रखी थी और महज 7 सालों में जो चिंगारी सहारनपुर से 2017 में जिस आंदोलन के साथ देश भर में जिसकी आवाज़ गूंजी, आज इस तालकटोरा स्टेडियम में खचाखच भरी हुई ये भीड़ साबित कर रही है कि कितनी तेजी से और कितनी तेज गति से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने अपना जो फासला है वो तय किया है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमाम चुनावों से लेकर तमाम मुद्दों तक आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने ये साबित किया है कि जहां भी दलितों, शोषितों और वंचितों के साथ अन्याय होगा, वहां वो जमकर खड़ी रही। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे कोई रेप केस, हर ऐसे मुद्दे पर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी एकजुट होकर खड़ी मिली। और यही कारण है कि 2021 में टाइम्स मैगजीन ने 100 सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नेताओं की और अग्रसर चेहरों में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम को भी शुमार किया था। ये चंद्रशेखर आजाद रावण के बढ़ते कद का अपने आप में एक बड़ा सबूत है। ये सबूत है कि महज 7 सालों में एक पार्टी जो एक गांव से निकलती है, एक भीम आर्मी जो आर्मी के तौर पर निकलती है, जिसमें नौजवान बच्चे अपनी मर्जी से शामिल होते हैं, विरोध करते हैं जातिवाद का, शोषितों वंचितों को दबाए जाने का, उनके अधिकारों और हकों को उनसे छीनने का। और महज 7 सालों में ये फासला तय करना अपने आप में बेहद बड़ी बात है। आज मेरे पीछे जितनी भी भीड़ आप देख रहे हैं, जो भीड़ है, ये भीड़ अपने आप में ये साबित कर रही है कि कितने कम समय में कितना बड़ा फासला तय किया है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी। ये अपने आप में बेहद सराहनीय है। और यहाँ मंच पर इस वक्त आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण और भीम आर्मी चीफ के नाम से जिन्हें जाना जाता है, चंद्रशेखर आजाद भी हैं। इसके अलावा विनय रतन सिंह हैं, जिन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की थी चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर। ये वो चेहरे हैं जो आपको अक्सर दिखाई देते हैं जब भी कहीं अन्याय किसी भी समाज के खिलाफ होता है। अभी दिल्ली में चाहे जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के खिलाफ आंदोलन हो, उसमें भी भीम आर्मी ने ये साबित किया है कि जहां भी किसी की आवाज को दबाया जाएगा, वो वहां खड़े होंगे, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। यही एक कारण था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कहीं ना कहीं एक कांटे की टक्कर देती नजर आ रही थी भीम आर्मी। वो अलग बात है कि जीत से कोसों दूर रहे, लेकिन चुनावों में अपना नाम दर्ज कराने में आज़ाद समाज पार्टी कहीं पीछे नहीं रही। आज 7वां अधिवेशन है भीम आर्मी का और इसको एक बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। ये पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है, लेकिन ये इस बात का भी उद्घोष है कि ये पहला राष्ट्रीय अधिवेशन इस तौर पर मनाया जा रहा है, तो आने वाले 7 सालों में भीम आर्मी कहाँ होगी और आज़ाद समाज पार्टी राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, ये इसकी महज पहली झलक। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले 1890 में चले गए और 91 में पैदा हुए बाबा साहब अंबेडकर। उन्होंने उनको देखा भी नहीं, लेकिन गुरु माना। उसका एक कारण मात्र एक था कि वो अपने लिए नहीं जिए। हम लोग जो अब सिखाने का काम करते तो सबसे पहली लाइन ये सिखाते हैं कि एहसान फरामोश व्यक्ति समाज और देश पे कलंक होता है। जब हम लोग काम करते हैं तो हम एक दूसरे के लिए नहीं, जो कर्ज हमारे ऊपर है उसके लिए काम करते हैं। आज अगर ये अवसर मिला है, ये सम्मान का जीवन मिला है, ये जैकेट, ये जूते चप्पल, ये मंच और ये माइक मिला है, तो ये हमारे महापुरुषों के संघर्ष की देन है। काशीराम साहब कहते थे कि भारतीय संविधान हमारे महापुरुषों के संघर्ष का निचोड़। मैं गौरवान्वित हूं कि मैं भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा खुशी है कि मैं भीम आर्मी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं, क्योंकि
अगर मैं ही अनुशासित नहीं हूंगा तो दूसरे को कैसे कहूंगा? समय समय पर मैंने बहुत सारी गलतियों से सीखा है और पिछले आंदोलन से भी सीखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन नहीं आएगा जिस दिन मेरी वजह से आपका सम्मान कम हो या आपके ऊपर कोई उंगली उठाए कि आपका नेता कमजोर है। ये आज 7वें स्थापना दिवस पे राष्ट्रीय अधिवेशन में मेरा आपसे वादा है। साहब काशीराम जिस कैडर से मूवमेंट को तैयार किए हैं कि विरोधियों में जो है वो खलबली मची हुई है, वो तमाम षड्यंत्र कर रहे हैं किस तरह से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कमजोर कर दे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अभी तो हमारे साथियों ने अंगड़ाई ली है, अभी तो उन्होंने संघर्ष शुरू ही नहीं किया। जिस दिन वो लोग संघर्ष करेंगे उस दिन ये दिल्ली भी नीली होगी और दिल्ली की गद्दी पे भी पंचशील और नीला झंडा फहराया जाएगा, मेरा वादा आपको। देखो, आप मुझे अपनी ताकत मानते हैं और मैं आपको अपनी ताकत मानता हूं। जितने पदाधिकारी मंच पे बैठे हुए हैं, मैंने आपसे कहा था कि पेन कॉपी लेके आना। जितने पदाधिकारी सामने बैठे हैं, कुछ बहुत जिम्मेदारी की बातें मैं आपके सामने 5 मिनट बाद रखूंगा, उनको नोट करना है आपको। और नोट नहीं करना, ये समझना कि ये आदेश है, इसको लागू होगा ये आदेश, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मैं तो अपने आप को वहीं 2015 में खड़ा मान रहा हूं कि आज जीरो से शुरू कर रहे हैं, आज जीरो से शुरू कर रहे हैं, जीरो से शुरू करके और इसको अंतिम पायदान पे लेके जाना है। लेकिन अब हम काम अनुशासन में करेंगे, अब हम करके दिखाएंगे, अब हम घुटनों के बल रेंग के नहीं चलेंगे, अब हम सीना तान के खड़े होके जो है अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और अब हम पीछे नहीं रहेंगे, अब हम अपनी कुर्सियों पे कब्जा करेंगे। यहां उपस्थित मातृ शक्ति को भी मैं धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। ये कठिन समय चल रहा है। एक तरफ जिनको रोज हम कहते हैं कि वो बहुत ताकतवर हो रहे, वो सच में ताकतवर हो रहे हैं, क्योंकि वो इस देश की सत्ता, इस देश की व्यवस्था, इस देश की जुडिशरी, इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन, इस देश की मीडिया, इस देश के धन पे काबिज है। और हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर की दी वोट ही है बस उनसे लड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या बाबा साहब का सपना पूरा हो गया है क्या? तो बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपको बस बता रहा हूं, आप लोग जान लो, आपके काम आएगा, आगे बढ़ने का मौका देगा आपको ये। मैं अपनी बात की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर के एक संदेश से करना चाहता हूं, और वो संदेश आगरा की पवित्र धरती पे 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी कठिन परिस्थितियों में तमाम तरह के अन्याय, आरोप, अत्याचार, अपमान को सहकर इस कारवां को यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने उसके बाद जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, परेशान रहता हूं, मुझे नींद नहीं आती। मैं अपने जब चारों ओर देखता हूं तो मुझे एक भी नौजवान नहीं दिखाई देता जो इस तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे ले जा सके। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर 56 में कह रहे हैं।
कब कह रहे हैं? 56 में। और किनके बीच में कह रहे हैं? ये बात बाबा साहब अपने उन अनुयायियों को भी कह रहे हैं जो उनके साथ काम कर रहे थे। ये सिर्फ समाज को नहीं कह रहे हैं, ये बात बाबा साहब अंबेडकर अपने अनुयायियों, अपने सहयोगियों को भी कह रहे हैं। वो उनको भी आईना दिखा रहे हैं कि आज मुझे मेरे चारों ओर कोई एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। यानी कि जो साथी उस समय काम कर रहे थे बाबा साहब के साथ, बाबा साहब उन पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि इसको आगे बढ़ा देंगे। वो कहते अगर कोई ऐसा नौजवान खड़ा हो जाए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाए तो मैं भी चैन से मर सकूं। वो इस देश के नौजवानों से आह्वान करते हैं कि उठो, जागो। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं, श्रेष्ठ जीवन जीना है तो समाज के लिए जियो। आज भीम आर्मी वही तो कर रही है। आज अगर पूरे देश में के अन्याय होता है तो पुलिस से पहले किसको आम आदमी याद करता है बताओ? भीम आर्मी को। और जिसकी पुलिस से भी उम्मीदें खत्म हो जाए वो किससे उम्मीद करता है? जिसकी सरकार से भी उम्मीद खत्म हो जाए वो किसके संघर्ष से उम्मीद करता है? और ये मेरी ताकत नहीं है, ये इस मंच की ताकत नहीं है, ये ताकत है उस कोने में और वहां सामने बैठे हर एक कार्यकर्ता की, जो न दिन देखता है, न रात देखता है, न सुबह देखता है, न शाम देखता है, न धूप देखता है, न बारिश देखता है, न भूख देखता है, न प्यास देखता है। बस उसको एक आदेश या एक जानकारी मिली होती है कि मेरे समाज पे, इस बहुजन समाज पे कहीं अत्याचार हुआ है, फिर उसको रोकने वाली ताकत जो है वो फिर सरकार के पास नहीं है। इसी क्रम में यहां सीएचए के भाई बहन भी आए हुए हैं मेरी जानकारी में। जो लोग राजस्थान सीएचए के जो भाई बहन हैं वो मेरे सामने वो भी आए हुए हैं और उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, आपको हमारा साथ देना होगा। मैंने उनसे वादा किया था कि हमारा अधिवेशन खत्म हो जाने दो, इस राजस्थान सरकार की भी अकल ठीक करने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। कमजोरों की, शोषितों की कोई सरकार नहीं होती। अगर उनको ताकतवर बनना है तो अलग जन से बहुजन बनना पड़ेगा। जब आंदोलन की शुरुआत की थी तब मेरी सोच ये नहीं थी, तब मेरा लक्ष्य भी ये नहीं था। और मैं अपने अध्यक्ष जी से कह रहा हूं, अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं, ये सपना नहीं था अध्यक्ष जी कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक विशाल मंच पे हमारा स्वागत होगा या हमें सुनने के लिए लाखों लोग आएंगे, ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन ये समय, परिस्थिति और आपके साथियों का संघर्ष है। मैं धन्यवाद देता हूं सहारनपुर की धरती को भी, वहां के एक साथी को पुराने, आज जो हमारे बीच नहीं है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन को मजबूत किया। लेकिन साथियों, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं कि कहीं अन्याय हो जाता है तो हम लोग जाते हैं न्याय दिलाने के लिए। रेप हो जाता है, हत्या हो जाती है, जैसे रीट के बच्चे हैं, जैसे सीएचए के बच्चे हैं हमारे भाई बहन, जैसे और तमाम तरह के वो हैं। तो हमारी प्रक्रिया क्या होती है कि जब कोई अन्याय होता है तो हम उनको न्याय दिलाने जाते हैं। तो एक सवाल जो हमारे साथियों ने मुझे दिया कि भाई ये जरूर बता देना कि हमने पार्टी क्यों बनाई, तो उसका जवाब ये है मेरे शब्दों में। आप सब लोग यहां उपस्थित है, 22-23 स्टेट की टीम के रिप्रेजेंटेटिव, प्रदेश अध्यक्ष या कोई साथी यहां मौजूद है। तो आप ये बताओ कि जब भीम आर्मी ईमानदार से लड़ाई लड़ती है और जब भीम आर्मी के साथियों के साथ कोई मुसीबत आती है तो कोई पार्टी है ऐसी जो आपके लिए लड़ती हो? जितने लोग यहां बैठे हैं, आप बताओ, जो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा होता है, उनको जेल भेजा जाता है, उनको पीटा जाता है,
या उनको डिटेन किया जाता है या उनको अरेस्ट करके जो है उनके साथ उनको अपमानित किया जाता है। बताओ कोई एक दल है जो आपकी आवाज उठाता है क्या? बताओ। जब आवाज कोई नहीं उठाता और भीम आर्मी के प्रशिक्षण केंद्र में, ये भीम आर्मी पता है क्या है? ये नेता बनाने की फैक्ट्री है हमारी। ये हमारी नेता बनाने की फैक्ट्री है, ये हमारी लीडर बनाने की फैक्ट्री है। और जो नेता से तैयार होता है उसका कितना सम्मान होता है आपने देखा? उसका सम्मान इतना होता है कि जो लोग कभी किससे नहीं मिलते थे वो भीम आर्मी में तैयार हुए नेता को, जिले स्तर के नेता को बराबर में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। ये सम्मान दिया है भीम आर्मी ने। क्या हम नहीं जानते कि भीम आर्मी के लोगों को और इस भीम आर्मी को कमजोर करने के लिए कितने षड्यंत्र हो रहे हैं? लेकिन भीम आर्मी तब तक कमजोर हो नहीं होगी, भीम आर्मी तब तक जो है टूटेगी नहीं जब तक इसका कार्यकर्ता लड़ना बंद नहीं कर देता। जिस दिन इसका कार्यकर्ता लड़ना बंद कर देगा, नेताओं की क्या हैसियत है? नेता से कार्यकर्ता नहीं होते, कार्यकर्ताओं से नेता होता है, समाज से नेता होता है। मैंने बहुत सोचा और मैंने इस मंच पे हमारे आदरणीय भंते जी भी उपस्थित हैं, हमारे संत भी उपस्थित हैं, लेकिन मैंने ये सुना है कि जिनका राज नहीं होता उनका धर्म नहीं चलता है, जिनका राज होता है उनका ही धर्म आगे बढ़ता है। और ये मैंने सवाल पिछली बार भी छोड़ा था बहुत बड़े मंच पे कि दुनिया में भारत से क्या बुद्धिज्म आज यहां अल्पसंख्यक क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका एकमात्र कारण ये है कि यहां उस विचारधारा को मानने वाले लोगों का राज नहीं। और तानाशाही कोई करे, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो या श्रीलंका के प्रधानमंत्री हो, तानाशाहों का हथ एक जैसा होता है, उनको छोड़ के भागना पड़ता है। कल श्रीलंका में था, जिस दिन भीम आर्मी के लोग अनुशासन में तैयार हो जाएंगे, ये भारत में भी होगा, आप देख लेना। जन आंदोलन भारत में इसलिए नहीं खड़ा होता मेरे साथियों क्योंकि अभी हम जातियों में बटे हुए हैं। आज मैं दलितों की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आज मैं अल्पजनों की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, और मुझे अल्पजन बनाओ भी मत। मेरी एक ही पहचान है, मैं बहुजन। ये आंदोलन 15 बनाम 85 का है और इस देश में 85 राज करेंगे, इसकी तैयारी भी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उनको 70 साल से मौका दिया। सारी सरकारें उनकी बनी, स्टेट की हो या सेंटर की, आज भी हमारे लोग आंसू आंसू के लिए मजबूर है, रोटी रोटी के लिए मजबूर है, कपड़े मकान के लिए मजबूर है। और इन्हीं बात पे हमारी वोट ली जाती है कि आपको ना अनाज दे देंगे, आपको चावल दे देंगे, तेल दे देंगे, दाल दे देंगे, हमें वोट दे दो। मैं जब बहुत गहराई से भारतीय राजनीति का अध्ययन करता हूं तो मैं देखता हूं कि इस देश में 50 से 55% लोग वोट करते हैं, यानी कि 45% लोग वोट नहीं करते। हमारी तो आबादी 85% है, तो ये 45% लोग अपने मत का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आज तक वोट के प्रति जागरूक हुए ही नहीं है। उनको लगता है कि एक दिन छुट्टी का और दिन छुट्टी मनानी है, बाद में रोते रहते हैं पूरे 5 साल कि साहब हमारे हिस्से में कुछ आया नहीं। जब तक हम लोग जाति के जंजाल से बाहर निकल के बहुजन नहीं बनेंगे, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को संगठित नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इस देश में रोते ही रहेंगे, चिल्लाते ही रहेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। और आपके रोने चिल्लाने से कोई सरकार नहीं पिघलती। इसका उदाहरण यहां सीएचए के बच्चे बैठे हुए, इसका उदाहरण उत्तर हजार शिक्षक भर्ती के बच्चे बैठे हुए कि वो रोए भी, चिल्लाए भी, पीटे भी, भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, लेकिन सरकार को दया नहीं आई, क्योंकि सरकार का चरित्र एक होता है। ये हमने राजस्थान की सरकार से सीखा। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान की सरकार का कि उन्होंने हमारे हौसले और बुलंद किए। और मैं अपने राजस्थान के प्रभारी और उनके नेताओं को, जो राजस्थान प्रदेश के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, कहना चाहता हूं कि अगर अब भी वो दोबारा से वो सरकार सत्ता में आई तो फिर
वो अपमान बरकरार रहेगा जो अपमान उन्होंने जो है इस बार हमें सूद समेत दिया है, उसका भी इंतजाम आप लोगों को करना पड़ेगा। साथियों, जब तक हम लोग कैडराई नहीं थे तब तक हम लोग क्राउड थे, भीड़ होती है। 2022 में सोचिए कि दोबारा से जीने का मौका मिला, कठिन समय था, मुझे भी बहुत वो लगा, मैंने बहुत मेहनत की थी, आप सब लोग जानते हैं। कोई ऐसा आंदोलन, एक आंदोलन ऐसा नहीं जिसमें मैंने कभी आपको निराश किया, व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं। इस मह में ये पूरी भीम आर्मी है, मैं इनकी तरफ से नेतृत्वकर्ता के तौर पे बोल रहा हूं। कोई एक आंदोलन ऐसा है जिसमें भीम आर्मी के लोगों ने पीठ दिखाई हो? कोई एक ऐसा मामला है जहां भीम आर्मी के लोगों ने जेल या मुकदमे के डर से घर की तरफ रास्ता किया हो? मुझे तो आज भी वो याद, जब 5 मई का हादसा हुआ, फिर 9 मई का जो पूरी घटनाक्रम हुई, फिर उसके बाद 16 महीने एक एक दिन ये सोच के काटा जेल में, मैंने और मेरे भाइयों ने, भाई विनय दत्त सिंह जी, कमल भाई, मंजीत भाई और सारे साथी, ये सोच के काटा कि अगर मौका मिलेगा तो ये अन्याय किसी और के साथ ना हो, इसकी तैयारी हम लोग करेंगे।